सभी को नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्लियामेंट में 7 संसद के सदस्य के दबाव के जवाब में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार के लिए गए फैसले पर फिर से चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने पार्लियामेंट में कैसे साफ मैसेज दिया कि फंड की कमी के बावजूद 1000 रुपये की पेंशन वैसी ही रहेगी और पेंशन बढ़ोतरी पर कैलकुलेशन मिलाकर। इस पर बात करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, ईपीएस 95 से जुड़े सवालों के लिए आखिरी दिन 18 दिसंबर 2025 है। पार्लियामेंट स्पीकर ने ईपीएस 95 के सवालों के लिए हर सोमवार को लोकसभा में और हर गुरुवार को राज्यसभा में समय दिया है। तो जैसे जैसे पार्लियामेंट सेशन चल रहे हैं, एमपीज भी लोकसभा और राज्यसभा में आपके लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। ईपीएस पेंशन बढ़ाने की आपकी मांगों के सपोर्ट में करीब 7 एमपीज ने सवाल उठाए हैं और वे सभी एमपीज बीजेपी के हैं। उन्होंने पार्टी के नियमों के खिलाफ जाकर ईपीएस 95 पेंशनर्स की दिक्कतों को समझते हुए लोकसभा में सवाल पूछे। लेकिन सरकार ने उनके सवालों के जो जवाब दिए हैं, उन्हें देखिए। सरकार ने वही जवाब दिए हैं जो वह सालों से देती आ रही है। मैं आप सभी को लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईपीएस 95 पेंशन एसोसिएशन की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 10 दिसंबर 2025 को जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन एक भी एमपी उनका सपोर्ट करने नहीं आया। हालांकि अपनी मांगों के सपोर्ट में उन्होंने सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, सरकारी ऑफिसों में पिटीशन दी और चले गए। प्रोटेस्ट सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चला। अब अगले महीने होने वाले प्रोटेस्ट को पोस्टपोन करने के बाद एनएससी टीम क्या स्ट्रेटेजी बना रही है? क्या फिर से प्रोटेस्ट होगा या सरकार उन्हें बातचीत के लिए बुलाएगी? हम आपको इस वीडियो में इन सभी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा हर सोमवार को लोकसभा में और हर गुरुवार को राज्यसभा में उठाया जाता है और सरकार इस पर अपना जवाब भी देती है। पहले भी पार्लियामेंट में एनके प्रेमचंद्रन, सुरेश गोपीनाथ महात्रे और राजीव कृष्ण अय्यर ने यह सवाल एक के बाद एक लोकसभा और राज्यसभा में उठाया था और इस हफ्ते 7 बीजेपी संसद के सदस्य ने पेंशन का मुद्दा उठाया है। हालांकि सरकार अब तक पूछे गए सवालों का एक ही जवाब दे रही है और कहीं भी पेंशन बढ़ोतरी का जिक्र नहीं है। एक तरफ लेबर मिनिस्ट्री कह रही है कि उसका काम मिशन मोड में किया जा रहा है। दूसरी तरफ एमपीज के पूछे गए सवालों के जवाब गोलमोल हैं। इससे पेंशनर्स में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। अब क्या उन्हें सरकार की बातों पर यकीन करना चाहिए कि उसका काम मिशन मोड में किया जा रहा है और लिखित आश्वासन दिया गया है, या उन्हें पार्लियामेंट में सरकार के गोलमोल जवाबों पर यकीन करना चाहिए जिसमें पेंशन बढ़ोतरी का कोई जिक्र ही नहीं है? इससे सभी पेंशनर्स में कंफ्यूजन हो गया है। सरकार साफ साफ क्यों नहीं बता रही है कि क्या होने वाला है? इस बीच एनएससी टीम अगली स्ट्रेटेजी तैयार करने या मिनिस्टर से मिलने की कोशिश के लिए दिल्ली में फिर से मीटिंग कर रही है। एनएससी के सीनियर लीडर्स ने दिल्ली आना शुरू कर दिया है और जल्द ही जूम मीटिंग करने पर भी विचार कर सकते हैं। सरकार के मुताबिक ईपीएस 95 के रूल 32 के मुताबिक इस फंड का हर साल ऑडिट यानी इवैल्यूएशन होना है। 2019 से कोई ऑडिट क्यों नहीं हुआ? शायद 31 मार्च 2019 के बाद ईपीएफओ अपने घाटे से बाहर आ गया हो। लेकिन यह सवाल सरकार से कौन पूछेगा? कौन बताएगा कि जब 2019 से ईपीएफओ का ऑडिट नहीं हुआ है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि यह घाटे में है और यह पैरा 32 का साफ उल्लंघन है? दोस्तों, यह सवाल सरकार से कौन पूछेगा? ईपीएफओ हर साल 55,000 रुपये करोड़ ब्याज कमाता है, जो इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम के अलावा है। पेंशन के रूप में सालाना 14,000 रुपये करोड़ बांटे जाते हैं और उसके बाद भी 1,000 रुपये करोड़ का सरप्लस है। ये आंकड़े सरकार ने खुद पार्लियामेंट में पेश किए थे। दोस्तों, यह मैं खुद नहीं कह रहा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे यह नहीं बताया। ये आंकड़े श्रीमती शोभा करंदलाजे ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किए थे।
सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में जो आंकड़े पेश किए हैं, उनके मुताबिक सालाना 55,000 रुपये करोड़ की ब्याज से कमाई होती है, तो घाटा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि ईपीएफओ का पैसा या तो घाटे वाली सिक्योरिटीज में लगा दिया गया है या फिर उसे दूसरी जगह लगा दिया गया है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा ब्याज के तौर पर 55,000 रुपये करोड़ की कमाई होती है। इसके अलावा जनता से हर महीने मिलने वाला डोनेशन भी होता है। अब हर एक व्यक्ति से मिलने वाला डोनेशन 150 रुपये है, जो कोई छोटी रकम नहीं है। इसके अलावा 55,000 रुपये करोड़ का ब्याज भी है और उनके द्वारा किए गए दूसरे इन्वेस्टमेंट से भी कमाई होती है, जिसे उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में 6% बताया है। तो इतनी सारी कमाई के बाद पेंशन के तौर पर 14,000 रुपये करोड़ देने के बाद बाकी 41,000 रुपये करोड़ कहाँ गए? सरकार के पास 31 मार्च 2019 तक के रिकॉर्ड हैं, तब से 6 साल बीत चुके हैं। उन्होंने मूल्यांकन क्यों नहीं किया? कुछ अलग लगता है। हर साल 41,000 रुपये करोड़ कहाँ जा रहे हैं? पेंशनर्स एक एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि वह घाटे में चल रही है। कौन सच बोल रहा है? हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि 55,000 रुपये करोड़ आय का स्रोत है। जनता से मासिक दान भी है। फिर 6% आय भी है, जिसका उल्लेख शोभा करंदलाजे ने लोकसभा और राज्यसभा में किया है। तो इस सारी आय के साथ भी वेतन और अन्य खर्चों को घटाने के बाद भी 41,000 रुपये करोड़ में से ये सभी खर्च घटाने के बाद यानी पेंशन के लिए 14,000 रुपये करोड़ और मासिक वेतन और अन्य खर्चों के लिए 16,000 रुपये करोड़ अभी भी पैसा बचा होना चाहिए। और ईपीएफओ घाटे में कैसे चल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। सरकार के इरादे संदिग्ध लगते हैं। सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है। अब किसमें हिम्मत है कि सरकार से सवाल करे? किसी में हिम्मत नहीं है। सरकार अलग अलग स्कीम के जरिए हजारों करोड़ रुपए मुफ्त में बांट रही है। बुजुर्गों, विधवाओं और दूसरी कैटेगरी के लिए स्कीम है। सरकार इन मुफ्त स्कीम पर बहुत पैसा खर्च कर रही है। लेकिन यह पैसा कहां से आ रहा है? इसका मतलब है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशनधारकों के साथ धोखा कर रही है। 41,000 करोड़ रुपए में से सभी स्टाफ खर्चों में कटौती के बाद भी ईपीएफओ का घाटे में रहना संभव नहीं है। इस संबंध में सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है। एनएसी टीम ने इसका विरोध करने और सांसदों को पत्र लिखने का फैसला किया। निर्णय लिया गया कि उन्हें इस पूरी स्थिति से अवगत कराया जाए और कितना ब्याज आ रहा है, कितना अंशदान मिल रहा है और कितनी पेंशन दी जा रही है, इसकी जानकारी दी जाए। एनएसी की पूरी टीम ने दिल्ली में बैठक शुरू कर दी है और श्रम मंत्री से मुलाकात कराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वे बैठक में सरकार की इस नीति पर चर्चा करते हैं और बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू किया जाता है। बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा वही अंतिम निर्णय होगा। यदि सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती या कोई ठोस निर्णय नहीं लेती तो आक्रामक विरोध की रणनीति बनानी होगी। कृपया अपने विचार साझा करें। मित्रों, ये विचार हैं एनएसी के मीडिया प्रभारी श्री राजीव भटनागर के। इस बीच सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि ईपीएस 95 पेंशन 1,000 रुपये होगी। इस संबंध में कमांडर अशोक रावत ने एनएसी कर्नाटक डिवीजन को सुश्री शोभा करंदलाजे से उनके मूल स्थान पर मिलने के लिए कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह बार बार एक ही जवाब क्यों दे रही थीं। कमांडर अशोक रावत ने अपने चैनल के माध्यम से कहा कि हमें अब किसी भी मंत्री पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी हो या श्रम एवं रोजगार मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कर्नाटक, हमें वहां जाकर उनसे मिलना होगा। हमें वाराणसी में प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर एक याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए और श्रम राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे को उनके घर जाकर एक याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि बार बार एक ही उत्तर देने का क्या मतलब है। लोकसभा में सरकार ने वित्तीय मुद्दों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ईपीएफओ के लगातार घाटे और धन की कमी के कारण ईपीएस 95 पेंशन फिलहाल 1,000 रुपये ही रहेगी। संसद सदस्यों के लगातार सवालों के कारण सुश्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर दिया और कहा कि ईपीएस 95 पेंशन 1,000 रुपये ही रहेगी क्योंकि ईपीएफओ धन की कमी का सामना कर रहा है। तो दोस्तों, ये पूरी स्थिति बहुत ही भ्रमित करने वाली है
और अभी भी ये साफ नहीं है कि सरकार क्या चाहती है। हम अभी यह नहीं कह सकते कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ेगी या नहीं। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगे तो कृपया इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर साझा करें। अपने प्रश्न नीचे टिप्पणी करें और तथ्य आधारित अपडेट के लिए सदस्यता लेना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।